टाइम टीवी के खास कार्यक्रम जिसमें हम अक्सर ही भारत से किसी न किसी पर्सनालिटी को आपके रूबरू करवाते हैं। आज जो हमारे साथ हैं दिल्ली के एक्स सीएम मैडम शीला दीक्षित जी, जिन्होंने दिल्ली का विकास किया। बहुत सारे मुद्दे हैं जो उनसे बातचीत करने का आज हमें मौका मिला, उन्होंने भी कीमती समय निकाला है। आओ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपको पंजाब से बात उठाऊंगा। हमारा जो चैनल है चलता है पंजाब से, दिल्ली में चलता है। आपका जन्मभूमि जो है वो पंजाब है, मैरिज आपकी यूपी में हुई, पॉलिटिक्स जो है आपका एक गढ़ जो बन गया वो बना दिल्ली में। ये कैसे तीन स्टेट्स में कैसे कैसे हिस्ट्री रही है? जी हाँ, वाकई में पंजाब, मेरा ननिहाल पंजाब में है जी। और जब मैं पैदा हुई तो बच्चों की पैदाइश ननिहाल में होती थी, तो कपूरथला में मेरा ननिहाल। वहाँ से फिर मैं दिल्ली, मेरे पिता थे तो यहाँ पर पढ़ी और सारी स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन यहीं रही दिल्ली में। विवाह हुआ तो यूपी में हुआ और मेरे हस्बैंड भी आईएएस के यूपी काडर के थे जी। तो इसलिए यूपी बहुत बरस रही। और असल में तो अब यूपी की हूँ मैं। और मेरा पहला जो चुनाव राजीव गांधी जी के वक्त पे मैंने लड़ा था पार्लियामेंट का, वो कन्नौज दिल्ली से ही लड़ा, वहाँ कन्नौज यूपी से लड़ा था। फिर आ गई दिल्ली क्योंकि ये मेरा ये छोटा सा मकान भी यहीं पर है। तो यहाँ जब हार गए हम लोग, राजीव जी नहीं रहे, तो एक मन में निराशा थी, तो यहाँ सेटल हो गई जी। फिर यहाँ पर ज्वाइन पॉलिटिक्स में सोनिया गांधी जी का आदेश हुआ, यहाँ कर लिया। यहाँ की पॉलिटिक्स में न मुझे दिलचस्पी थी ना जानकारी थी, लेकिन किया तो जब जिम्मेदारी मिली तो फिर करना ही पड़ा जी। जैसे शीला जी ने बताया कि पंजाब जन्मभूमि, फिर जो विवाह है वो यूपी में होना और राजनीति में दिल्ली में कूदना। दिल्ली एक बहुत बड़ा, एक मैं बोलूँगा कि ऐसा पूरा भारत की नज़रें रहती हैं कि कौन यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, कैसा विकास उसका, ये एक रोल मॉडल बनता है पूरे भारत में दिल्ली एक। जब आपने 1908 में कमांड संभाली है तो क्या, और 13 में छोड़ा है इसको, क्या 15 साल के विकास में आप क्या देखते हैं कि 98 में कैसा था दिल्ली? देखिए, युवा पीढ़ी को नहीं पता इस चीज़ का। 98 में जब दिल्ली पे हम लोगों को चुना गया तो दिल्ली में बिजली की किल्लत थी, पानी की किल्लत थी और डेवलपमेंट तो का नाम तो कहीं दिखाई नहीं देता था। एक मॉडर्न सिटी 5 साल बीजेपी की सरकार रही। उसकी सबसे बड़ी शायद कमज़ोरी ये रही कि उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले एक टेन्योर में। हाँ, एक ही 5 साल के टेन्योर में 3 मुख्यमंत्री बने। और इसलिए शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर बल होना चाहिए वो नहीं मिला। दूसरी चीज़ ये थी कि दिल्ली की एक फुल स्टेटहुड नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए, लैंड के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिल्ली सरकार डिपेंड करती है केंद्र की सरकार पर। तो हमें अगर जो कोई स्कूल बनाना होता है या हॉस्पिटल बनाना होता तो केंद्र की सरकार के पास जाना है कि भैया हमें इतनी ज़मीन दे दो। अब वो तालमेल बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर उन लोगों का शायद तालमेल बना या नहीं बना, मैं उस पर ज़्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहती। लेकिन 98 में जब हम आए तो हालत दिल्ली की जो एक कैपिटल सिटी की हिंदुस्तान की होनी चाहिए वह नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो बहुत हम लोगों को काम करना पड़ा, बहुत हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ी। और उस वक्त बीजेपी की सरकार थी जी। तो आपको भी कुछ मुश्किल आता है? जैसे अब आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा है जी, हमारे पास जो काम करने का समय है उसमें सेंट्रल सरकार काम नहीं करने दे रही, कुछ आपको भी दिक्कतें? नहीं, हमें दिक्कतें हुई लेकिन वो सुलझाई गई। होम मिनिस्ट्री से और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से सबसे बड़ा ताल्लुक़ रहता है दिल्ली सरकार का। और उसमें जब हमें मुश्किल होती थी हम चले जाते थे उनके पास, स्वयं चले जाते थे, डेलीगेशन ले जाते थे। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं हमें महसूस होने दिया कि हम नहीं करेंगे। मेट्रो हमने शुरू करी जी। मेट्रो तो पहले बिल्कुल शेल्स पे रखी गई थी, बनी हुई थी, उसका प्लान था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गई, अडवाणी साहब जी के पास गई और उन्होंने किया, मदद की और बन गया, मेट्रो बन गया, शुरुआत हो गई। बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका इनॉग्रेशन
पहली लाइन जो बनी उसके हमारे साथ उन्होंने किया। तो जब हमारे एक सोच, कम से कम मेरी हमेशा ये रही कि जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तब आप ऑपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेवा करनी है। दिल्ली के लोगों ने, आवाम में, कहीं के भी लोगों ने आपको वोट दिया कि आप सरकार चलाइए जिसमें हमारी और आपकी सुविधा के लिए, ये नहीं कि जिसको भी आप करना चाहें कैसे कर लें। तो इसमें अब जब हमने देखा तो मिला सहयोग, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ऐसा मैम जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जिसको पूर्ण अधिकार मिलने की बात हो रही है कि दिल्ली को अलग कर देना चाहिए, या दिल्ली का जो अभी मुद्दा उठा था राज्यपाल का, ये जो बातें हैं, ये इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, या जब भी कोई मुख्यमंत्री चेंज होगा तो ये मुद्दे उठते रहेंगे? देखिए, हमने भी 3 स्टडीज़ हुई हैं दिल्ली को स्टेटहुड के बारे में। 2 तो हमने करवाई और एक पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी करवाई 2। लेकिन और उनमें सब में ये था कि दिल्ली को, सरकार को पावर्स और ज़्यादा देनी चाहिए। फुल स्टेटहुड तो मिल नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ है, सेंटर के बहुत सारे इदारे यहाँ, बहुत सारे इदारे है ही, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ में, राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक वगैरह वगैरह है, पूरे हिंदुस्तान की सरकार यहाँ रहती है। लेकिन कुछ और हम लोगों को, दिल्ली की सरकार को मिल जाए पावर्स और मिल जाए, लैंड में उसकी अच्छी तरह से हो जाए। आपकी टेन्योर में दोनों ही जो पावर्स थी वो स्टेट की और सेंटर की अपने हाथ में थी, तब नहीं मिल पाई पूरी पावर? ना 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 ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 239 है शायद AA, उस कॉन्स्टिट्यूशनली दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट। ओके, दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन। नहीं, मैं फुल स्टेट की बात नहीं कर रहा, आपने बोला कि पावर बढ़ानी चाहिए दिल्ली। नहीं मिली ना, नहीं मिली। हमेशा कॉमनवेल्थ गेम्स किए गए तो भी हम लोग उनके पास गए, क्योंकि जिम्मेदारी तो, अब देखिए ना, जो लोग होते हैं वो तो समझते हैं कि हम अपनी परेशानियां या हम अपनी मांगें या हम अपनी डिमांड्स किसके पास ले जाएं। होम मिनिस्ट्री तो जा नहीं सकते, प्राइम मिनिस्टर के पास जा नहीं सकते, क्योंकि आसान नहीं है। तो वो एक चीफ मिनिस्टर के पास नेचुरली पहुंचेंगे या दिल्ली के मिनिस्टर्स के पास। तो हमें फिर जो ज़रूरतें हैं, जैसे फ्लाईओवर्स की ज़रूरत थी, रोड्स वाइडन करने की ज़रूरत थी, ये हमें सब करना पड़ता है, अपने आप ही करना पड़ता है। और किया इसको, आप जानते हैं 15 साल में कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि हमारी LG से कोई मतभेद हो या हमारी केंद्र से कोई लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कुछ निकलेगा नहीं। हाँ, अपने अपने व्यू पॉइंट्स हम देते हैं, कैबिनेट के अंदर भी जो लोग बैठते हैं अपने अपने व्यू पॉइंट्स, लेकिन तस्वीर जब निकल कर आती है वो सब एक जुड़ी हुई तस्वीर होती है, सबकी राय उसमें मिल जाती है। तो इस तरह से जो अनफॉर्चुनेटली केजरीवाल जी के साथ हो रहा है कि इससे भी लड़ाई, उससे भी लड़ाई, हमें ये चाहिए, ऑफिसर्स में भी, पोस्टिंग ट्रांसफर्स में भी मतभेद है, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? दिल्ली का होगा, दिल्ली वासियों का होगा। तो दिल्ली वासियों के नुकसान, और दिल्ली वासियों के ने आपको चुना इसलिए क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े वायदे करे। मैं वहीं आ रहा था कि जो इतना बड़ा वायदा किया और इतनी बड़ी पोजीशन हासिल की, बहुत सारी सीट्स हासिल की, कमाल का, मतलब उन्होंने एक रोल मॉडल बन गए पूरे भारत में, मैं कहूँगा। क्या आपको लगता है जो वादे लोगों को किए गए और जो सपने दिखाए गए और लोगों ने उनको वोट दिया, वो लोगों के सोच पे खरा उतर पाएंगे उतना, जितनी अड़चने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की डल रही? 70 उन्होंने वायदे किए और एक 20-25 रोज़ पहले ही केजरीवाल जी ने खुद ही कहा कि भाई हम 70 तो नहीं कर पाएंगे, 30-40 कर देंगे। तो खुद ही वो जानते हैं। अभी साल भी नहीं हुआ। दिक्कत अब की बार क्या हुई है इंडिया में कि राजनीति में, कि लोगों ने वो प्रॉमिसेस कर दिए जिनका उनको मालूम ही नहीं है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वोट हासिल करने के लिए, सत्ता हाथ में आने के लिए अब जनता ने दे दिया कि भाई अरे हमें तो बिजली मुफ्त मिल जाएगी या हमें पानी मुफ्त मिल जाएगा। बिजली का बिल्कुल वासियों हमने न्यूज़ लिए, दिल्ली वासियों कुछ ना कुछ है। तो ये सी माय पॉइंट इज के
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, वो उतने ही वायदे करती है जितने मालूम है कि हम कर सकते हैं पूरा। आखिर इसके पीछे वजह क्या रहेगी? सेंटर सरकार का तालमेल ना होना या पैसा ना होना? अब पैसा जब अभी तक आपने बजट ही नहीं दिया है, पेश किया, आपको 100 दिन से ऊपर हो गए, बजट ही नहीं आपने तैयार किया, तो या तो आप बजट पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे। और केंद्र की सरकार अपने प्लान में सब स्टेट्स को कुछ ना कुछ देती है, दिल्ली को भी मिलता है, वो तो आपको मालूम है कि कितना मिलेगा। बाकी जो होता है, हम लोग वैट है या टैक्सेशन होता है, जो व्यापारियों से लिया जाता है, कोई यहाँ बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं, लेकिन व्यापार बहुत बड़ा है, तो बहुत सारा हमारा जो इनकम थी वो एक्साइज से, इन चीज़ों से आती है। तरीका है, हर स्टेट को मालूम है, हमें भी मालूम था। तो जब हम छोड़कर गए हैं, the budget was never a deficit budget, जी, was always पूरा अच्छी तरह से डेफिसिट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी डगमगा रही है। अभी हाल ही में बयान आया उनके बहुत बड़े नेता का, अडवाणी जी ने दिया है कि जो हालात हैं इस वक्त, गंभीर हालात हैं पूरे भारत में, इमरजेंसी लगानी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको कि दोनों दिल्ली और सेंटर का भी तालमेल नहीं हो रहा, उधर सेंटर का अपनी खुद की पार्टी में भी तालमेल नहीं? मैं आपको दिल्ली के बारे में टिप्पणी ज़रूर कर सकती हूँ कि ये दिल्ली के लिए बहुत हानिकारक है। अब पीछे स्ट्राइक हो गई एमसीडी एम्प्लॉयज़ की, एमसीडी एम्प्लॉयज़ की हुई तो कूड़े के ढेर सारे दिल्ली भर में आ गए। अब कूड़े का ढेर का मतलब सिर्फ एक कूड़े का ढेर ही नहीं बुरा लगता, लेकिन उससे बदबू आती है, बीमारियां भी फैल सकती हैं। और क्या कारण था कि आप तनख्वाह 4 महीने नहीं दे रहे हैं। 4 महीने क्यों नहीं दी? हमारे वक्त भी एमसीडीज आती थी हमारे पास, और यही करते थे हम लोग कि भैया तुमको हम एडवांस दे देते, किसी की तनख्वाह मत दे, खासकर क्लास 4 एम्प्लॉई का, उसकी तनख्वाह ज़रूर देनी चाहिए। आप दीजिएगा, आप लीजिए ये पैसा, अगले साल एडजस्ट कर दिया जाता था। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता था। सरकार का काम रुक नहीं सकता जी। और सरकार का काम कौन करता है? मैं और आप तो करते नहीं हैं। आप किसी भी ओहदे पर खड़े हो, लेकिन जो जिसका काम है, सफाई कर्मचारी का सफाई करता है, जो क्लर्क है वो अपना काम करता है, हर इंसान के है, तो वो उसको तनख्वाह ही ना मिलेगी 4 महीने, तो वो कैसे काम करेगा? जी चलो जी, आपको क्या लगता है किसी भी स्टेट, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, किसी भी स्टेट में एक बतौर पॉलिटिशियन आपको बहुत तजर्बा है, किसी स्टेट को पूर्ण सुधारने के लिए, अपना सपना पूरे करने के लिए एक मुख्यमंत्री को कम से कम कितना समय चाहिए? देखिए 5 साल अगर जो नया मुख्यमंत्री होता है तो 3-4 साल तो उसे समझने में लगता है कि क्या क्या है जी। फिर बट देखिए पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है उसके पास जी। और एक पूरी कैबिनेट होती है, जितना बड़ा स्टेट उतनी बड़ी कैबिनेट। तो ये नहीं है कि सूचना नहीं होती है। अब फैसला आपको अपनी पार्टी के जो आपने वायदे करे उसके मुताबिक करना पड़ता है, और प्रायोरिटी करनी पड़ती है कि हम पहले मेट्रो देंगे या पहले फ्लाईओवर देंगे या पहले हॉस्पिटल बनाएंगे। अब हॉस्पिटल बनाना, स्कूल की भी ज़रूरत होती है, और ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत है, और वायु अच्छी साफ़ सुथरी रहे ये भी एक ज़रूरत रहती है। अच्छा एयरपोर्ट हो, अच्छे स्टेशंस हो, ये सब चीज़ें का कोई एक चीज़ नहीं, जैसे घर में हमें सब चीज़ें ठीक रखनी पड़ती है, वही एक कारण है। और डिपेंड करता है जितनी दिलचस्पी आप लेंगे, जितनी कमिटमेंट आपकी है, उतनी जल्दी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने जो वादे किए वो पूरे भी किए, बहुत विकास हुआ दिल्ली में 15 साल में। फिर भी ऐसा कोई ड्रीम या सपना रह गया आपका कि मैंने दिल्ली में ये करना था, तो अभी चौथी बार मौका नहीं मिल पाया? नहीं, वो सपना ज़रूर रह गया। मैं क्या था? एक तो ये था कि ये जो फ्लाईओवर्स भी हैं, आज भी ट्रैफिक जैम्स आप देखते हैं ना, ट्रैफिक है। हाँ, तो ट्रैफिक जैम्स है, यानी ज़रूरतें ट्रैफिक की और ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारा एक जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था कि डबल डेकर फ्लाईओवर्स बनाएंगे, एक के ऊपर हो एक, जिसमें यूं भी चले, 3 लेवल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ये था एक बहुत बड़ा सपना। ये वायदा था अभी या प्लानिंग हो गई थी इसकी? प्लानिंग भी हो गई थी टू सम एक्सटेंट, बट वायदा भी था कि दिस वी विल स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स। सेकेंडली, अब जैसे मेट्रो हमने कहा था, तो आज अबाउट 270 या 300 किलोमीटर्स मेट्रो चल रही है।
दूसरा हमारा जो था कि मेट्रो के अलावा हमें शॉर्ट टर्म ट्रेन्स भी एरिया वाइज करनी चाहिए, सो दैट सड़कों पे जो है वो भी एलिवेटेड होगी। उसका भी ईस्ट दिल्ली में हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया था कि एक्सप्रेसवेज का। अब क्योंकि हमें लगता था कि यही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जी। हेल्थ की आवश्यकता जहाँ तक है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे पेशेंट्स बाहर से आते हैं, और जो हमने 2-3 ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए, जैसे लिवर वाला बनाया, वो हिंदुस्तान में एक अपने किस्म का हॉस्पिटल है, और शायद एशिया भर में उसे ऐसा उसके काबिलियत का मुकाबले का नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी, इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रिक्ट, ग्रीनरी को भी सस्टेन करना है, और एम्बिएंट एयर क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे घर आप चलाते हैं, उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई अब फुल स्टॉप लग गया, हमने सब कुछ पढ़ लिया। सब कुछ आगे बढ़ना पड़ता है समय समय पर, और समय समय पे लोगों की डिमांड्स भी बढ़ती हैं, आदत बदलती हैं, वाईफाई चाहिए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करना है। अब जैसे हमने करप्शन हटाने के लिए, ये तो बात कर रहे हैं करप्शन की, हमने करप्शन हटाने के जितनी हमारी लैंड रजिस्ट्रेशन के ऑफिसेज हैं उनको सबको कंप्यूटराइज कर दिया था। कि जो आदमी बाहर खड़ा होके टाउट के पास जाकर भाई अब तू जाके मेरा ये कर दे, और महीनों लग जाते थे, अंदर जाए, अपना पेपर दे, एक काउंटर से दूसरे काउंटर, तीसरे काउंटर, आधे एक घंटे में ख़त्म करके अपना चला आए। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन शुरू कर दिए थे। हाँ, ये हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब तो 5-6 थे, उनमें सब में तकरीबन शुरू हो गया था। तो शायद 1-2 रह गए थे, वो ऑन द प्रोसेस थे, पर बाकी भी हो गया था। तो यू सी, आप कहने से करप्शन को नहीं हटाएंगे, यू हैव टू गिव, करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। जैसे आपने अभी बोला कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो भी आपने करने थे, ट्रिपल ब्रिज बनाना, एक के ऊपर एक और बनाना, या अभी आप करप्शन की बात कर रहे हैं। जब भी आप एक पार्टी सत्ता में नहीं रहती, दूसरी पिछले वाली आ जाती है, तो उसको हम ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं कि इसको पूरा करना है, या वो बीच में ही रुक जाता है? नहीं, वी शुड नॉट स्टॉप, बिकॉज उसके लिए फंड का एलोकेशन भी हो गया है और प्लान में भी आ गया है, तो इसलिए उसे रोकना नहीं चाहिए। देखिए, जहाँ तक स्टेट या दिल्ली या किसी भी उन्नति और प्रगति का सवाल है, वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। आफ्टर ऑल आप गवर्नमेंट में आए हैं तो जिम्मेदारी की वजह से आए हैं ना, ऐसे तो नहीं आए करिए। अब जैसे आपने नाम बदल दिया, आपने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग कर दिया, तो इसी वो छोटी बहुत सारे लोग इसमें गुमराह भी हो सकते हैं, बहुत सारे न भी हों, लेकिन ये चीज़ें हैं। दूसरी, मैं आपको एंड में एक और बात बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने एक भागीदारी प्रोग्राम शुरू करा था। दिस गोल्ड अबाउट 5 अवार्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस का मिला, सिंगापुर का मिला, एक मिडल ईस्ट का, दुबई या किसी ने इस तरह से, और इंडिया का अवार्ड। क्या था वो? कांस्टेंट इंटरेक्शन विद द RWS। हर महीने हम लोग मीटिंग्स करते थे हर एरिया में के, और जो DCs हमारे थे उन सबको ये कहा गया था कि आप कॉन्स्टेंटली इन टच विद RWS रहेंगे। कोई RWS, जैसे हमारी कॉलोनी का RWS है, हमें ज़रूरत है कि भैया एक छोटा सा टॉयलेट बनाना हमारे यहाँ पे, तो टॉयलेट बन जाता था। एक हमें लगता था कि भैया हमारी क्रॉसिंग जो है वो ठीक नहीं है, जनरल ज़रूरत है किसी भी कॉलोनी की, गार्डन ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। तो जो जनरल एक कॉलोनी की विशेष आवश्यकताएं हैं, बैरियर लगाना है, नहीं लगाना है, तो ये चीज़ें हमने करी थी। दैट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम।
पता नहीं वो मोहल्ला कमेटीज़ की बात कर रहे हैं, करेंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम। शीला जी, आपने वैसे तो ये नहीं है कि आपने काम नहीं किया, औरत के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत काम किए। 84 से 89 तक आपने उस कमीशन में बहुत बड़ा काम किया। हर जब भी आपने इंदिरा जी के साथ भी मिलके बहुत अच्छे जो औरत के लिए काम थे, वुमेन के लिए वो काम थे। लेकिन आप लग रहा है कि पूरे भारत में, अभी दिल्ली में कांड हुए थे, पिछले आपके टेन्योर में भी हुए हैं, अभी भारत, ये नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ही उसका दोषी होता है, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि औरत का जो सम्मान है, उसकी सुरक्षा है, वो अभी भी लटकी हुई है भारत में। अभी पंजाब में एक कांड हुआ, ऑर्बिट बस में एक लड़की को गिरा दिया गया है, आपके टेन्योर में भी लड़की। ये क्या मतलब, इसमें क्या अभी क्या देरी लगेगी, या लोगों को अभी हम रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे एक औरत को? देखिए, जितना हमें करना चाहिए नहीं है। जिम्मेदारी हर परिवार की और हर सोसाइटी की ये होती है कि लड़कियां जो अबला मानी जाती हैं जी, उनको हम प्रोटेक्शन दें और हर किस्म की प्रोटेक्शन दें। ये पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रख सकती है, डर भय हो सकता है उसका, लेकिन जिस तरह का ट्रीटमेंट महिलाओं को दिया जाता है घरों के अंदर या सोसाइटी में, अब वो इतना बहुत सारा काम करने लग गई हैं, उसके बावजूद उनको वो इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है। वो किसका कसूर है? जी, सोसाइटी का नज़रिया है ना। आप ब्लेम कर सकते हैं हम लोग कि भैया गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन ये सोसाइटी के नज़रिए को बदलना पड़ेगा। और इस बात पे मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आपने क्यों कह दिया सोसाइटी पे। तो भैया बात तो सारी है, मैं अपने ही घर में अपनी लड़की को और अपने बेटे को मैं अंतर रखूँगी और कहूँगी मेरा बेटा सब कुछ है और मेरी लड़की कुछ नहीं है, तो घर से शुरू हुआ ना। तो वी हैव टू चेंज सोसाइटी एंड टेलीविजन कैन प्ले अ वेरी बिग रोल इन दैट। आज भी दरिंदगी बहुत है भारत में, अभी बहुत उस मुकाम तक पहुंचना, उस सम्मान तक पहुंचना मेरे ख्याल अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक मुद्दा और है दिल्ली का, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिखों का दिल्ली में। इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं। पहले तो 84 की बात जो है हम थोड़ा बाद में करेंगे, उससे पहले सिर्फ एक सवाल है कि दिल्ली की जो कमेटी है, गुरुद्वारा कमेटी, इसका कितना रोल है दिल्ली के विकास में, दिल्ली के समाज में, नहीं दिल्ली की राजनीति में? इनका राजनीति में हो सकता है, क्योंकि जो गुरुद्वारा का प्रबंधक कमेटी कह देती है वो आवाम जो उनकी कम्युनिटी है वो मान लेती है उस बात को। जहाँ तक विकास है, विकास तो वो अपना ही करते हैं जो गुरुद्वारों का है। लेकिन अगर जो कोई एक्सेस चाहिए गुरुद्वारे में कि भैया एक्सेस कर दो, अब गुरु तेग बहादुर जी का हम लोगों ने मेमोरियल बनाया जो हरियाणा की तरफ जाता हुआ है, वो तो उनको नहीं करना पड़ा, हमने करा, क्योंकि हमें लगा गुरु तेग बहादुर सिर्फ सिखों के ये एक बहुत बड़े गुरु नहीं है, हिंदुस्तान के हैं, तो उनका जब वो शताब्दी हुई थी करा हमने। लेकिन जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो अपने आप ही करती है ना। और मैं इतना आपको बता दूं कि 84 के बाद 98 में पहली मर्तबा सिखों ने कांग्रेस को खुलकर वोट दिया। क्या वजह रही? अब बता तो मैं नहीं कह सकती क्या है, लेकिन हमने बहुत उनको रीच आउट करा उन पर, शायद लोगों ने 98 में सिखों ने सिख वोट आपको हासिल हो गई, लेकिन आपको लग रहा है कि सिखों को उनके अधिकार या उनका जो एक हक है जो 84 का अभी तक पूर्ण फैसला है, जो दोषी हैं उनको अभी तक करार नहीं दिया गया, ये कांग्रेस की तरफ से अभी तक कमज़ोरी है? अब ये दृष्टिकोण है, मैं तो अपना दिल्ली के बारे में कह सकती हूँ कि जब जब जो उन्होंने मांगा वो दिया। फ्लैट्स दिए, बहुत सारों को फ्लैट्स दिए, बहुत सारों को पैसा दिया। नहीं, उनको देना अलग बात है, जिन्होंने गलत किया उनको सज़ा देना अलग बात है। अब इन्होंने गलत किया, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया या नहीं किया, ये तो कानून के हिसाब से ही कर सकते हैं। लेकिन वो जो कांड हुआ था वो बहुत शर्मनाक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी परनानी सरदार थी जी, तो हमारे घरों में जो शादियाँ होती थी मेरी मायके में, वहाँ पहले गुरुद्वारे में होती थी, फिर दूसरी हिंदू तरीके से भी होती थी। तो पर्सनली एंड सिखों ने जो दिल्ली के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो उनका योगदान रहा है वो ऐतिहासिक है जी।
तो जो जब कोई डिमांड आई, जब हुआ, और मैं मिलती रहती थी हमेशा पूरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, जिनका भी जो जिसका मिसाइल हैं। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये बंगला साहिब वाले में उनकी मंशा थी कि वो कार पार्किंग बनाए, उसको करवाया हम लोगों ने, किया, रूल्स को बदला। अब कार पार्किंग का उधर भी चल रहा था, गुरुद्वारा रकाबगंज में, वहाँ पर भी किया, बड़ा हुआ। तो जो मदद एज ए गवर्नमेंट हम कर सकते थे, उनकी आवश्यकता वो की, हमेशा की। जी, धन्यवाद जी, आपने बहुत कीमती समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए। आपने बहुत ही कीमती समय निकाल के शीला जी ने दिल्ली, पूरा भारत, दिल्ली में सिखों का कंट्रीब्यूशंस है, औरत के मान सम्मान, बहुत सारे मुद्दों पे बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का हमारा विशेष कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। अपने दोस्त रणवीर संधू को अभी माफ़ कीजिए, क्योंकि एक प्रोग्राम स्पेशली एक पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम जो एनालिसिस या बातचीत करते हैं उसी पे आधारित है। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी होंगे। फिर कभी समय मिला तो उन सवालों को मैडम से फिर बात जो है करने का मौका मिलेगा।